हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये कोड 509 का है, ब्लॉक 3 है और इसमें यूनिट 9 लिया है, सामाजिक विज्ञान में आकलन। इसके अंतर्गत ऑलरेडी पहले भी वीडियो डले हुए हैं आपके ब्लॉक 3 यूनिट 9 के। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीसीई यानी सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन होता है उसकी अवधारणा से आप क्या समझते हैं और उसके उद्देश्य आपको लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक साथ भी पूछ सकता है आपसे। दूसरा क्वेश्चन लेंगे कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रगति के 4 क्षेत्र लिखने हैं जो सीसीई के तहत बनाए गए हैं, यानी सीसीई के तहत वो 4 क्षेत्र क्या हैं आप इसमें पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीसीई के अंतर्गत 4 क्षेत्र प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए कौन से बनाए गए हैं वो हम देखेंगे, और सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का जो मूल्यांकन एसपीक्यू होता है वो क्या होता है, सभी के आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई की एक पृष्ठभूमि की क्या है। तो देखिए इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो आपकी पारंपरिक विद्यालय व्यवस्था होती है उसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि यह रटकर सीखने के पक्षधर होते हैं और बालकों के व्यक्तित्व सामाजिक विकास को किनारे करते हुए सीमित बोधात्मक वृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो जो पारंपरिक विद्यालय व्यवस्था होती है वह यह कहकर उस आलोचना कर दी जाती है कि यहाँ पर जो सिखाया जाता है वो रट कर सिखाया जाता है, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें जो क्रिएटिविटी होती है वो चीज़ नहीं होती है, और जो बच्चों के यानी कि जो बालकों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुण होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सीमित हो जाते हैं। जो परीक्षाएं होती हैं बच्चों को पुस्तक के बजाय जीवन से दूर कर देती हैं और विद्यार्थी का आकलन केवल केंद्रीय विषय क्षेत्रों में उपलब्धि पर मुख्यतः केंद्रित रहता है, ठीक है। और बालक के जीवन के अन्य पहलू जैसे सामाजिक हो गया, भावनात्मक, शारीरिक, व्यक्तिक आदि पहलुओं की उपेक्षा करता है। और रिपोर्ट कार्ड्स बालक की शक्तियों की अपेक्षा उसकी कमजोरियों को प्रदर्शन करता है। तो जो रिपोर्ट कार्ड्स बनाया जाता है उसमें जो बालक की शक्तियां होती हैं, जो पावर होता है उसको नहीं दर्शाया जाता है उसमें, बल्कि उसकी जो कमजोरियां होती हैं, जिस सब्जेक्ट में जिसमें बच्चा कमज़ोर होता है उस चीज़ को ज़्यादा रेखांकित किया जाता है। ओके, और जो और भी पहलू होते हैं सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक, व्यक्तिक, इनकी वहाँ पे उपेक्षा कर दी जाती है, इन चीज़ों को वहाँ पे नहीं दिखाया जाता है। बालकों के खराब प्रदर्शन का जिम्मा उनका ज्ञानात्मक क्षमताओं पर थोप दिया जाता है कि बच्चे में ही प्रॉब्लम है तभी वो चीज़ें नहीं सीख पा रहा है, या उसका माइंड इतना डेवलप नहीं है कि वो इन ज्ञान को अर्जन कर सके। और विद्यालय प्रक्रियाओं और आकलन या उपागमों का इनमें कुछ योगदान नहीं है, इसलिए पारंपरिक प्रशिक्षण अभ्यास के बालक के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास में कम सहायक थे। तो जो पारंपरिक परीक्षण अभ्यास थे, शुरू के जो परीक्षण अभ्यास थे बच्चों को दिए जाते थे, वो उनके व्यक्तित्व के या उनके सभी विकास के लिए अच्छे नहीं थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि हर एक बालक जो होता है वो दूसरे से भिन्न होता है और प्रत्येक बालक अपनी योग्यता अनुसार विकास करे और राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति में प्रभावशाली रूप से जिम्मेदार बने। और इसके लिए विद्यालयी व्यवस्था और आकलन अभ्यास का बल सुविधा युक्त और विकास सहयोगात्मक होगा। और हमारे देश में लंबे समय से विद्यालयी प्रक्रियाओं, विशेषतः आकलन प्रक्रियाओं में परिवर्तन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि बालकों का अधिगम सशक्त और बेहतर हो सके। तो हर एक बालक जो होता है एक दूसरे बालक से भिन्न होता है, और यहाँ पे जो है ऐसा एक विकास करना चाहिए, बालक का योग्यता अनुसार विकास करना चाहिए, यानी जिस बालक में जिस चीज़ की कमी है उसको और डेवलप किया जाना चाहिए, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ सके, ठीक है। यहाँ पे विद्यालयीन व्यवस्था का जो आकलन अभ्यास है उसको हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से उसको हम अच्छा बना सकते हैं, उससे भी और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। जो भी आकलन की विधियां हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनमें हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं ताकि जो बालक का अधिगम है, जो बालक सीख रहा है, जो बच्चा सीख रहा है, उसको हम और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ मुख्य सूत्रपातों या शुरुआतों, सुझावों, नीतियों, कार्य योजनाओं, कानूनों आदि पर एक दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पे एक नज़र हम डाल देते हैं स्टार्टिंग में जो भी इन चीज़ों के लिए, बच्चों के आकलन के लिए जो भी चीज़ें बनाई गई थी, जो भी नीतियाँ, जो भी सुझाव दिए गए थे।
तो सबसे पहला देख लेते हैं क्वेश्चन आपका जो है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो है ये, लेकिन एक ये भी बन सकता है कि स्टार्टिंग में या परंपरागत जो सतत व्यापक मूल्यांकन था उससे आप क्या समझते हैं, या फिर जो स्टार्टिंग में परंपरागत जो सुझाव नीतियाँ कार्य योजनाएँ बनाई गई थी आकलन के लिए उस पर आप एक दृष्टि डालिए या फिर उसके बारे में लिखिए। तो आपको यही लिखना होगा। तो पहला ले लेते हैं शिक्षा आयोग 1964 और 66 में जो बनाया गया था, ठीक है ना। इसका मूल तो इसमें यह बताया गया था कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक आवश्यक अंग के रूप में होता है और शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठता से संबंध होता है। और इस प्रकार मूल्यांकन की तकनीकें वैध, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और व्यवहारिक होनी चाहिए। विद्यार्थियों का आकलन करते समय विविध तकनीकों का पालन किया जाना चाहिए। तो शिक्षा आयोग 1964-66 में जो गठित किया गया था उसमें मूल्यांकन को लेकर बताया गया था कि मूल्यांकन जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, यानी हमेशा लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है और ये शिक्षा प्रणाली का एक आवश्यक अंग भी होता है, क्योंकि अगर शिक्षा आप दे रहे हैं, विद्यालय है, विद्यार्थी हैं, तो मूल्यांकन होना जरूरी है। और जो शिक्षा के उद्देश्य से होते हैं उनसे घनिष्ठ संबंध होता है किसका, मूल्यांकन का, क्योंकि जो शिक्षा के उद्देश्य रखे गए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है ये हम किससे देखते हैं, मूल्यांकन से देखते हैं। या हमने जो बच्चे को पढ़ाया एक उद्देश्य रख के, एक एम रख के, बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा है ना, उससे आता है या नहीं आता है, ये मूल्यांकन के जरिए पता किया जाता है। मूल्यांकन की जो भी तकनीकें हैं, जो भी तकनीकें होती हैं वो वैध होती हैं, विश्वसनीय होती हैं, ये सभी उसकी विशेषताएं, लक्षण है मूल्यांकन के, वस्तुनिष्ठ होती हैं और व्यवहारिक होती हैं, ठीक है। और जब हम विद्यार्थी के आकलन करते हैं उस समय जो भी तकनीकें हैं, कौन सी, वैध, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक, इन सभी का पालन भी करना चाहिए। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में स्थापित की गई थी, बनाई गई, तो विद्यालयीन शिक्षा के सभी स्तरों पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अभी सिर्फ 1964-66 में सतत मूल्यांकन था, अब सतत के साथ में व्यापक मूल्यांकन भी हो गया। आवश्यकता की संभावना पर ध्यान करती है और जिसमें शिक्षा के दोनों पहलू, शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक, सम्मिलित किया जाता है, जिसका विस्तार निर्देशन की महत्वपूर्ण कालावधि में होता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, क्योंकि क्वेश्चन ये बन सकता है कि जितनी भी शिक्षा नीति है, जितने भी अभी तक के सुझाव दिए गए उनमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सतत के साथ साथ व्यापक मूल्यांकन पर भी आवश्यकता पर ध्यान दिया गया था और ये कहा गया था कि शिक्षा के जो दो पहलू हैं, शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक के दो पहलू होते हैं शिक्षा के, उन दोनों में ये चीज़ें सम्मिलित की जाए, क्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाए। और जो हर एक कालावधि में, यानी अपने अपने टाइम पे, काल अवधि यानी अपने अपने टाइम पे ये चीज़ें होंगी, मूल्यांकन होगा शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक में। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में इसका गठन किया गया था और सीसीई की यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को पुनः व्यक्त करता है और राष्ट्रीय परीक्षा सुधार रूपरेखा के द्वारा परीक्षा निकायों को निर्देश समूह के रूप में सेवा करने का आह्वान करता है और नवाचार को स्वतंत्रता देने और विशिष्ट परिस्थिति के अनुकूल रूपरेखा को अपनाएंगे। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन का काम ही था जो 1992 में गठित किया गया था कि जो सीसीई थी यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन था, उसकी अवधारणा को पुनः व्यक्त करना और राष्ट्रीय परीक्षा सुधार रूपरेखा के द्वारा जो परीक्षा के निर्देश होते हैं उनको समूह के रूप में सेवा करने का आह्वान करना है, लोगों से कहना, और नवाचार को स्वतंत्रता देना, मेन इसका लक्ष्य रखा गया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन का। इसी तरह से राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो 2005 बनाई गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, सतत एवं व्यापक आकलन का सुझाव देता है और विद्यालय स्तर पर आकलन प्रक्रियाओं में लोचशीलता की सलाह देता है और विद्यार्थियों के आकलन कार्य पर जोर देता है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो 2005 NCF 2005 जो बनाया गया था, उसमें सतत एवं व्यापक आकलन का सुझाव तो देता ही देता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो ये कहता है कि जो विद्यालय स्तर पर आकलन किए जाते हैं बच्चों के, वो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल लचीली होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि लोचशीलता यानी लचीली होनी चाहिए, जब जो चाहे उसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकता है, लचीलापन का मतलब यही होता है उसमें बदलाव किया जा सके और विद्यार्थी के आकलन पर जोर दिया जाता है। RT एक्ट 2009 ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा तक CCE के प्रयोग को कानूनी रूप से आवश्यक बना दिया गया, यानी कि अब यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है 1 से 5th क्लास की, वहाँ पे
CCE को यानी सतत एवं व्यापक आकलन को कानूनी रूप से ही आवश्यक बना दिया गया। और खंड जो 29(1) है वो कहता है कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में CCE को अपनाए जाने से विद्यार्थियों को भय, मानसिक आघात और चिंता से मुक्त हो सकेंगे। तो खंड 29(a) कहता है, थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, कि किस सेक्शन में पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रियाओं में CCE को अपनाया गया है। तो खंड 29(a) में, ठीक है ना, खंड 29(a) में अपनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो विद्यार्थी हैं उनको भय, मानसिक आघात और चिंता से मुक्त करने के लिए। और जो खंड 3(a) है, इसमें प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी खंड 29(a) में कहा गया है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो CCE है उसको CCE को अपनाया जाना चाहिए, ठीक है ना, और इसलिए अपनाया जाना चाहिए कि विद्यार्थी के जो भय, मानसिक आघात है उनको दूर कर सकें। और खंड 3(a) में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक, जब तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है, पूर्ण होने तक किसी विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले प्राथमिक परीक्षा जो उत्तीर्ण करना जरूरी है। और इस प्रकार विद्यालयों के लिए एक कार्यकारी CCE योजना की आवश्यकता है और बनाई गई CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना का निर्माण या प्रादुर्भाव किस तरह से हुआ, ठीक है ना, तो अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है उसकी अवधारणा क्या है। अब देख लेते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक ऐसी प्रक्रिया का परामर्श देता है जो विद्यालय आधारित है और विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य निर्धारित करता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है क्या? तो यह मूल्यांकन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो परामर्श देता है, जो राय देता है, किसको? विद्यालय को, और विद्यालय पे जो विद्यार्थी होते हैं उनके सर्वांगीण विकास का लक्ष्य निर्धारित करता है। यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, मूल्यांकन के द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है जो कि यह राय देता है। तो मूल्यांकन क्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जो ये राय देती है कि विद्यालय आधारित जो भी विद्यार्थी है उनके सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को निर्धारित करना। और यह पद 3 कुंजी शब्दों से मिलकर बना है। अब सतत जो व्यापक मूल्यांकन है वो 3 शब्दों से बना है। सतत शब्द का मतलब क्या होता है? तात्पर्य पूरे शैक्षिक सत्र में बालकों के अध्ययन एवं प्रगति की। यानी यहाँ पे सतत का मतलब हो गया कि जो पूरा शैक्षिक सत्र है उसमें बालकों के अध्ययन एवं प्रगति की लघु अंतराल पर संभावित नियतकालिक नियमित रूप से की जाने वाली निगरानी। तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं। सतत शब्द का अर्थ है कि जो पूरे शैक्षिक सत्र में है बालकों के अधिगम, ठीक है ना, अधिगम पर कालिक नियमित रूप से की जाने वाली निगरानी। अधिगम पर जो समय समय पर निगरानी की जाती है। कालिक का मतलब समय समय पर निगरानी की जाती है। निगरानी का मतलब समय समय पर टेस्ट लिए जाते हैं, तो सतत हो जाता है। और जिससे उसकी वर्तमान स्थित शक्तियों और अतिरिक्त निवेशकों की आवश्यकता और या अधिगम विकास के प्रगति सीमाओं को बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप से है, ठीक है। तो सतत का मतलब हो जाता है कि जो एक शैक्षिक सत्र चलता है उसमें बालक के जो अधिगम यानी बालक जो सीखता है उसकी प्रगति, उसने कितना सीखा, क्या सीखा, इन चीज़ों को समय समय पर क्या करना, निगरानी करना है। समय समय पर परीक्षा एग्जाम लेते रहना ही सतत कहलाता है। और वहीं पे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्यापक का क्या मतलब है। यानी कि यहाँ पे शक्तियों और अतिरिक्त निवेशों की आवश्यकता, तो उसने जो कुछ सीखा है उसमें और किसी और चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं व्यापक शब्द का अर्थ। देखिए व्यापक जो है शब्द का तात्पर्य है पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यक्रम क्रियाकलापों, सामाजिक व्यक्तिगत गुण, कार्य और कला शिक्षा आदि को मूल्यांकन समीकरण करता है। यानी कि व्यापक अपने आप में ही एक बड़ा शब्द है, विस्तृत शब्द है, ठीक है ना। तो जो अब विस्तृत के अंतर्गत क्या आएगा? पाठ्यक्रम जो होता है, जो विषय होते हैं, जो कंटेंट रखे जाते हैं, जो पाठ्यक्रम के क्रियाकलाप होते हैं, सामाजिक व्यक्तिगत गुण, कार्य, कला शिक्षा आदि का जो होता है मूल्यांकन करना ही व्यापक कहलाता है। और इसके अंतर्गत विविध स्रोतों जैसे विविध विद्यालय के आलेख हो गए, सहपाठी समूह हो गए, अभिभावक, शिक्षकों, स्वयं विविध उपकरणों और तकनीकों जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, वृत्त चित्र विश्लेषण आदि के प्रयोग से एकत्रित की गई दोनों गुणात्मक और परिमाणात्मक सूचनाएं आती हैं।
तो व्यापक अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यक्रम, क्रियाकलाप, सामाजिक, व्यक्तिक गुण आदि आदि जो होते हैं कला शिक्षा आदि का मूल्यांकन करता है। और साथ ही साथ में इसमें किसमें जो व्यापक से होता है इसमें दोनों गुण यानी कि गुणात्मक और परिमाणात्मक जो मूल्यांकन होता है दो तरह के होते हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक होते हैं। तो दोनों तरह की सूचनाएं इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं मूल्यांकन शब्द का अर्थ। सतत हो गया, व्यापक हो गया। अब देख लेते हैं मूल्यांकन शब्द का अर्थ। तो मूल्यांकन शब्द का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना। यानी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे ने कितना क्या सीखा, ठीक है ना, या फिर सीखने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आया, इन सब चीज़ों की जानकारी जो हमें किससे प्राप्त होती है, मूल्यांकन से प्राप्त होती है। आपके जो उद्देश्य थे, आपने बच्चे को पढ़ाया, बच्चे ने क्या सीखा, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, यही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करना, बालक की प्रगति के संबंध में निर्णय करना और अगली कक्षा में पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेना शामिल होता है। मूल्यांकन करा, अब आपने एग्जाम ले लिया, जो फाइनली एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम्स हो गए, अब आपने कॉपी चेक की और आपने उसमें देखा कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा, उसको मार्क्स दिया, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है वो पास है या फेल है, ठीक है ना। तो बालक के संबंध में प्रगति में निर्णय करना यानी कि वो अगर पास है तो नेक्स्ट क्लास में जाएगा, अगर फेल है तो उसी क्लास में रहेगा। तो ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत होता है। तो इसमें हमने अवधारणा देखा सीसीई का, जिसमें हमने लिया सतत, व्यापक और मूल्यांकन शब्द का मतलब क्या है। अब हम ले लेते हैं सीसीई के मुख्य मेन उद्देश्य क्या है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी सतत, व्यापक, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। सबसे पहला ले लेते हैं मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। बिल्कुल सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है ही है मूल्यांकन। मूल्यांकन के बगैर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आपकी अधूरी है, ठीक है। आपने बच्चे को क्या सिखाया, उसने क्या पढ़ा, कितना उससे आता है, ये मूल्यांकन के जरिए पता चलता है। मूल्यांकन का प्रयोग बालक के अधिगम और प्रगति के उपकरण के रूप में करना, तो सही है, ये भी बिल्कुल सही कि मूल्यांकन का प्रयोग जो है हम बालक कितना सीखा, अधिगम यानी कितना सीखा और सीखने के बाद उसने क्या प्रोग्रेस की है उसके उपकरण के रूप में हम करते हैं, ठीक है ना। प्रोग्रेस को नापने का काम हम किसके माध्यम से करते हैं, बालक ने जो पढ़ा और उस कितना क्या सीखा उस सबको हम जो मापने का काम है वो एक उपकरण है, वो है मूल्यांकन, और उससे करते हैं। स्व अधिगम साथ ही साथ स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना, अध्येता के विकास, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम गति और अधिगम क्रियाकलापों के संदर्भ में सटीक निर्णय लेना, परीक्षा संबंधी चिंता, भय, मानसिक आघात, तनाव, फोबिया को छात्रों से दूर करना, ठीक है ना। मूल्यांकन के माध्यम से जब जरा सा मूल्यांकन जब लेते रहते हैं, टेस्ट वगैरह भी करते रहते हैं, तो बच्चे इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। और विद्यालय आधारित मूल्यांकन को स्थायी बनाना और बाह्य परीक्षाओं को हतोत्साहित करना। तो यहाँ पे इतने सारे जो है मूल्यांकन के उद्देश्य यहाँ पे दिए गए, जो सीसीई के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य दिए गए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है अपना, ठीक है। अब यहाँ पे विद्यार्थी आकलन के क्षेत्र देख लेते हैं। विद्यार्थी आकलन के क्या क्षेत्र हैं, तो देखिए इसमें सभी प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की प्रगति के 4 क्षेत्रों को सीसीई योजना के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। यानी सीसीई योजना के अंतर्गत कौन से 4 क्षेत्र है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो वो आपको फिर ये लिखना होगा। तो सीसीई योजना के अंतर्गत जो 4 क्षेत्र हैं, विद्यार्थी आकलन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो वो है पाठचर्या क्षेत्र, अन्य पाठचर्या क्षेत्र, पाठचर्या गतिविधियां, सामाजिक व्यक्तिक गुण। ओके, कौन से क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं। पहला है पाठचर्या क्षेत्र, अन्य पाठचर्या क्षेत्र, पाठचर्या गतिविधि, सामाजिक व्यक्तिक गुण। अब पाठचर्या क्षेत्र में मूल्यांकन क्या है, जैसे देखिए हमने पहला देखा पाठचर्या क्षेत्र, इसमें देखा, ठीक है ना, क्षेत्र में। तो अब पहला क्षेत्र ले लेते हैं, पाठचर्या क्षेत्रों में मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है। पाठचर्या क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा में पढ़ाए जाने विद्यालय के सभी विषय जैसे भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आते हैं। इन क्षेत्रों में मूल्यांकन शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से ही चालू हो जाना चाहिए और आकलन की आवधिकता मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक हो के संबंध में विद्यालय निर्णय लिया जाना चाहिए। यानी कि पाठचर्या के क्षेत्र के अंतर्गत जैसे हम जो भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उन सभी सब्जेक्टों में जो मूल्यांकन होता है वो जनरली किस तरह का होता है, यानी कि शैक्षिक सत्र स्टार्ट होने के साथ, क्लास स्टार्ट होने के साथ में चालू हो जाना चाहिए। जैसे मासिक में मंथली हम टेस्ट लेते हैं, फिर त्रैमासिक टेस्ट होते हैं, फिर ईयरली होते हैं, और 6 माही भी कहीं कहीं पे होते हैं वार्षिक के, ठीक है ना, हाफ ईयरली एग्जाम जिसे हम बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि आकलन के बारे में, बच्चों के बारे में पता चल जाता है और निर्दिष्ट अवधि में पूर्ण किया जाता है।
प्रत्येक आकलन के अंतर्गत आने चाहिए। बाद के क्रम में दिए जाने वाले आकलन के अंतर्गत पहले आकलन क्षेत्र में आ चुके भाग की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब यदि मान लीजिए आपने पहले आकलन मासिक में आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो चीज़ आपने पढ़ाया है, उस चीज़ को आप त्रैमासिक में रिपीट मत करिए, ठीक है ना। किसी चीज़ को, उसी लेसन को आपने त्रैमासिक में रिपीट कर दिया तो बच्चों को नया ज्ञान नहीं मिलेगा। फिर जो आपने त्रैमासिक में दिया है तो वो फिर आपने हाफ ईयरली में कर दिया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस आवधिक आकलन का उद्देश्य जो है विद्यार्थियों के अधिगम और प्रगति में दृष्टिगोचर होना चाहिए, और ये आकलन केवल लिखित टेस्ट परीक्षा के रूप में ही नहीं होने चाहिए। शिक्षक को उद्देश्य हेतु आकलन यंत्रों और तकनीकों को उपयुक्त चयन करना चाहिए। जब आकलन करते वक्त सिर्फ जो हम लोग टेस्ट लेते हैं वो क्या होते हैं, रिटन होते हैं या ओरल होते हैं, तो सिर्फ रिटन और ओरल बस नहीं होने चाहिए। लिखित परीक्षा में यहाँ पे जितने भी उपकरण होते हैं आकलन करने के, उनको भी प्रयोग करना चाहिए। मौखिक टेस्ट भी हमें लेना चाहिए, परियोजना भी, प्रोजेक्ट भी हमें देना चाहिए, गृह कार्य भी देना चाहिए, कक्षा कार्य, मॉडल, आलेख के निर्माण आदि इनमें सम्मिलित किए जाने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि जो दैनिक आधार पर आकलन किए जाने चाहिए। जो आकलन ये होता है, पाठ्यक्रम पाठ चल रहे, दैनिक आधार पर होने चाहिए, डेली के आधार पर। ऑन टीचिंग और वी लर्निंग आकलन होता है ये, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा किस आकलन के अंतर्गत आता है। और इसका इस उद्देश्य तो मौखिक परीक्षाएं, व्यक्तिगत सामूहिक कार्य, क्रियाकलाप और अवलोकन का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जा सकता है। ओके, अब 4 क्षेत्रों में हम दूसरा क्षेत्र ले लेते हैं। हमारा दूसरा क्षेत्र था अन्य पाठचर्या क्षेत्रों में मूल्यांकन। ठीक है, अभी पाठचर्या क्षेत्रों में मूल्यांकन हमने पढ़ा, अब अन्य पाठचर्या क्षेत्रों में पढ़ लेते हैं। अधिगम के जो 4 क्षेत्र थे मूल्यांकन के, विषय, प्रकृति, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, अभ्यासों को ध्यान में रखते हुए कला, शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कार्य, अनुभव जैसे विषयों को पृथक वर्ग में स्थान दिया जाता है, जिसे अन्य पाठचर्या क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। ये विषय सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक अनुभव और कौशल प्रदान करते हैं। तो अन्य पाठचर्या क्षेत्रों में भी मूल्यांकन होना चाहिए, यानी कला से शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा हो गया, कार्य अनुभव से जो पृथक विषय जो होते हैं इनको अलग स्थान दिया जाता है, यहाँ पे भी मूल्यांकन होना चाहिए, जो कि पाठचर्या क्षेत्रों के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, कक्षा के भीतर तथा बाहर जो विविध अवसर होते हैं, समूह में योजना कार्य करते हुए, कक्षा में प्रदत्त कार्य के प्रदर्शन के समय समूह में वार्तालाप करते हुए प्रयोगात्मक अधिगम जारी हो। विद्यार्थियों के इन क्षेत्रों में अधिगम और प्रगति का आकलन प्रायः अवलोकन द्वारा किया जाना चाहिए। तो अन्य पाठचर्या क्षेत्रों में जो मूल्यांकन है वो किसके माध्यम से होना चाहिए, तो अवलोकन के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर विभिन्न कक्षाओं हेतु पाठचर्या क्रियाकलाप नीचे प्रस्तावित किए गए हैं। यानी कह सकता है कि प्राथमिक स्तर पर विभिन्न कक्षा हेतु आप क्या पाठचर्या क्रियाकलाप करेंगे, लिखिए। तो आपको यहाँ पे करना होगा कक्षा 1 और 2 के लिए पाठचर्या क्रियाकलाप, भाषा कौशल, ठीक है ना। इसमें जो है घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं, कथा वाचन कर सकते हैं, चित्रण कर सकते हैं। भाषा कौशल में अवलोकन की प्रकृति होनी चाहिए, खेल और क्रीड़ाएं होनी चाहिए, अन्य कौशल होने चाहिए। किसमें, कक्षा 1 से 2 तक में। और इसी तरह से कक्षा 6 से 8 के लिए जो है अपर के लिए इसमें भाषा संबंधी कौशल होने चाहिए, पठन, अनुवाचन, कथा वाचन, भाषण, वैज्ञानिक कौशल होना चाहिए, खेल एवं क्रीड़ाएं होना चाहिए। जो अन्य होते हैं स्कूल, कैबिनेट, मीना मंच, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, एकल अभिनय, नृत्य, गायन, चित्रकला, ये सभी होने चाहिए। तो प्रत्येक विद्यालय को प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत विविध क्रियाकलापों का चयन करना चाहिए, और जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि और अनुकूलता के अनुसार भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हो सके। और जो विद्यार्थी का प्रदर्शन होता है, ठीक है ना, आकलन जो है अवलोकन के माध्यम से ग्रेड देकर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो अवलोकन है 6 से 8 तक की क्लास का, वो ग्रेड के माध्यम से करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो 6 से 8 या अपर क्लास में जो है या माध्यमिक क्लास का अवलोकन किस माध्यम से करना चाहिए, ग्रेड से या आंकिक से या ग्रेड आंकिक दोनों से। तो यहाँ पे ग्रेड आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं शिक्षक द्वारा जो है विद्यार्थियों की भागीदारी और प्रदर्शन के संबंध में ग्रेड प्रदान किया जाना चाहिए, और परिभाषित विवरण भागीदारी प्रदर्शन के स्तर को प्रदर्शित करने वाली भली प्रकार परिभाषित विवरण के प्रत्येक ग्रेड स्तर होने चाहिए। अब हमारा जो तीसरा था वो था आपका सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का SPQ का मूल्यांकन। हमारा जो नेक्स्ट मूल्यांकन है वो हो जाएगा सामाजिक व्यक्तिगत गुण यानी SPQ का मूल्यांकन। ठीक है, पाठचर्या क्षेत्र के अंतर्गत।
तो आप अपने विद्यार्थी में विभिन्न सामाजिक व्यक्तिगत गुणों जैसे स्वच्छता, समयबद्धता, सहयोग, आदर, उत्तरदायित्व, नेतृत्व, भावनात्मक स्थिरता, ईमानदारी, सराहना आदि का अवलोकन करते होंगे और इन गुणों का पोषण और विकास शिक्षकों, घरेलू वातावरण, विद्यालयी वातावरण के प्रभाव से होता है। तो विद्यार्थी में बहुत सारे गुण होते हैं, सामाजिक होता है, व्यक्तिक होता है, ठीक है ना, स्वच्छता, समय, सहयोग, आदर, उत्तरदायित्व, नेतृत्व भावना, ईमानदारी, सराहना, जितने ये गुण होते हैं इन सभी को हम देखते हैं, उनमें अवलोकन करना यानी देखते हैं और इन गुणों का पोषण और विकास भी करते हैं। अब विद्यालय परिसर के बाहर और भीतर के परिप्रेक्ष्य में घटित होता है। ऐसे सभी घटक बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। तो एक बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन कौन से गुण सहायक होते हैं? तो देखिए, सामाजिक व्यक्तिक गुण इनमें सहायक होते हैं, ठीक है ना। स्वच्छता हो गया, समयबद्धता हो गया, सहयोग, आदर, उत्तरदायित्व, नेतृत्व, भावनात्मक स्थिरता, ईमानदारी, सराहना, ये सभी गुण हो जाते हैं व्यक्तित्व निर्माण में। और इन गुणों को आपको मान्यता देनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। विशिष्ट मूल्य वाली घटनाओं, परिस्थितियों और गतिविधियों जो इन गुणों की सूचक है के संबंध में नियमित रूप से अंकित करना चाहिए, ठीक है। और विद्यार्थियों के एक विशिष्ट अवधि में किए जाने वाले व्यवहार के स्तर के अनुसार ABC यानी ग्रेड्स प्रदान करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ग्रेड्स चल रहा है, SPQ का मूल्यांकन, सामाजिक व्यक्तिगत जो गुण का मूल्यांकन है वहाँ पे ग्रेड की बात चल रही है। और विद्यालय को आकलन की अवधि एक शिक्षक सत्र में मुख्यतः 3 या 4 बार निर्धारित की जानी चाहिए। जो टेस्ट वगैरह है, आकलन मूल्यांकन है, वो 3 से 4 बार लेनी चाहिए। CCE योजना के रूपरेखा के अंतर्गत SPQ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि CCE योजना की रूपरेखा के अंतर्गत SPQ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। विशिष्ट क्षेत्र हो जाएगा, उपकरण एवं तकनीक हो जाएगी, अवधि और आलेख हो जाएगा। विशिष्ट क्षेत्र में आ जाएगा स्वच्छता, उपकरण एवं तकनीक में अवलोकन, अवधि में शिक्षक के द्वारा और सीधे ग्रेडिंग देना है आलेख में। ऐसे ही सच्चाई तो साक्षात्कार हो जाएगा, उपकरण एवं तकनीक में दैनिक अवलोकन 3-4 मास में करना होगा, ठीक है। सहयोग यानी चेक लिस्ट हो जाएगा। इसी तरह से नियमितता में प्रोफाइल बनाना हो जाएगा। अनुशासन, समय पालन, सूत्रपात, भावनात्मक स्थिरता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और शारीरिक श्रम के प्रति प्रेम सम्मान और वरिष्ठों के प्रति सम्मान, ये सभी विशिष्ट क्षेत्र हो जाते हैं। किसके विशिष्ट क्षेत्र है? CCE और SPQ के, ठीक है। जो CCE की योजना बनाई जाती है, योजना की जो रूपरेखा होती है उसके अंतर्गत जो SPQ सामाजिक व्यक्तिक मूल्यांकन अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं वो SPQ है, तो उसके विशिष्ट क्षेत्र ये आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनको माइंड में आप रख लीजिएगा, कुछ पॉइंट ले लीजिए तो क्वेश्चन आता है तो आप इसे इग्नोर ना कर सके। सराहना, उत्तरदायित्व, नेतृत्व, ईमानदारी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया, इसकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE की अवधारणा का वर्णन कीजिए। सबसे ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा क्या होती है, जिसमें हमने आपको बताया कि सतत क्या है, व्यापक क्या है, मूल्यांकन क्या है, उसको वहाँ पे हमने आपको परिभाषा दी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आकलन की विधियाँ लेंगे, ओके। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे आकलन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।